नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास होगी हमारी टॉप 50 एमसीक्यूज रिगार्डिंग मे करंट अफेयर्स और ये होगा इसका पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में भी हमने 50 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियो। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, और ये आपसे पूछता है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मई 2026। मई 2026 में पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए मोमिता गोदरा बासु, बी नीलम मीना, सी तन्मय चक्रवर्ती, डी है आपका मनोज कुमार अग्रवाल। राइट, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी नीलम मीना। राइट, शी इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मई 2026 बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इसके अंदर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद, डी है आपका बेंगलुरु। तो देखिए, जो भी इंडियाज़ फर्स्ट मतलब कोई भी ऐसा इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें इंडियाज़ फर्स्ट हो, तो उसकी हमेशा एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, राइट ना? करंट अफेयर्स में वो मैटर करता है डेफिनेटली। तो जो इसका अंदर सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन है आपका? वो होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। ठीक है, राइट ना? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु। जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट था, काम हुआ था आपका बेंगलुरु के अंदर। और इसका एम क्या था? टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जल संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। जो इसकी थीम थी वो याद रखिएगा, पावरिंग इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। भविष्य की इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज़ को सशक्त बनाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ। मिशन कर्मयोगी को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए रिफॉर्मिंग द जुडिशरी, न्यायपालिका में सुधार, बी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण, सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार, या डी आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सेवाओं का निजीकरण। तो देखिए, जो मिशन कर्मयोगी है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ऑप्शन बी इसके अंदर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण। और इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए तैयार, नागरिक केंद्रित और सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है। ठीक है, राइट ना? मिशन कर्मयोगी थी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसको आप NPCSC भी कह सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च्ड इन। मिशन कर्मयोगी कब शुरू किया गया था? ओके, आपके ऑप्शन है ए 2018 2018, बी 2019 2019, बी 2020 2020, बी डी है आपका 2022 2022 तक। ये राइट ना? मतलब 22 में। तो आपने बताना कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 2020। ठीक है, राइट ना? 2020 के अंदर इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, राइट। ये मिशन कर्मयोगी, ये इसका मतलब आप होम पेज देख सकते हैं। ओके, और इसका काम ही क्या है आपका? टू ट्रांसफॉर्म द कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क ऑफ सिविल सर्वेंट्स। कब स्टार्ट किया गया था इसको? 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए स्वयं, बी है आपका दीक्षा, सी आई गॉट कर्मयोगी, और डी है आपका ई नाम। तो खैर आप नाम से इसको गैस कर लेंगे। तो जो सही आंसर है इसके अंदर कौन सा होगा आपका? आई गॉट कर्मयोगी। ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही आंसर है। ठीक है, राइट ना? ये प्लेटफॉर्म है और ये क्या करता है आपका? इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, राइट। ये इसका आप होम पेज देख सकते हैं, आई गॉट कर्मयोगी का, कर्मचारी टू कर्म योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन सर्व्स एज द एपेक्स बॉडी फॉर मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के लिए कौन सी संस्था शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है? तो आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग,
बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, सी प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण के लिए प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद, डी आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी मंत्रिमंडल सचिवालय। जो एपेक्स बॉडी है वो कौन है आपकी, वो आपका ऑप्शन सी, इसके अंदर सही आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, राइट ना। जो उसके चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर। और जब मिशन कर्मयोगी है, ये सीखने के अवसरों, डिजिटल प्रशिक्षण और योग्यता आधारित प्रशासनिक सुधारों को बेहतर बनाकर मूल मिशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, राइट, मिशन कर्मयोगी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल इज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू विच कन्वेंशन। नागोया प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन का पूरक समझौता है? तो आपके ऑप्शन है ए रामसर कन्वेंशन, बी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, सी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता पर कन्वेंशन, या डी आपका साइट्स। ठीक है, राइट। तो जो सही ऑप्शन होगा इसके अंदर कौन सा है, वो आपका जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू विच कन्वेंशन, ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, राइट। ओके, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। ठीक है, राइट। देखिए, नगोया प्रोटोकॉल था, इसको कब अडॉप्ट किया गया था 2010 एंड अंडर दी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं या कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, राइट ना, जैसे आपने उसका उपयोग करके कोई प्लांट है ट्रेडिशनल, ठीक है, राइट ना, इससे आप दवाई बना सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आएगी यहाँ पे और उसने अपना पैसा बनाया, ठीक है, राइट, और वो निकल ली। ओके, ऐसा नहीं है। तो जब भी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे जो जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे, उसका क्या होगा, मतलब जो उसका जो भी बेनिफिट होगा उसको आप क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसको कौन तय करता है आपका, ये तय करता है आपका नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, राइट। इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IRCC स्टैंड फॉर अंडर द नगोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल के तहत IRCC का क्या मतलब है? ठीक है, यानी मतलब IRCC की फुल फॉर्म बतानी है आपने। ऑप्शन ए इंटरनेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्टिफिकेट, बी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, सी इंटीग्रेटेड रिसोर्स कॉपरेशन कोड, डी है आपका इंटरनेशनल रेगुलेटरी कंजर्वेशन काउंसिल। आपने बताना है कि IRCC स्टैंड्स फॉर, तो जो इसके अंदर सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट। IRCC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। तो क्या होगा कि जब भी आप ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेज का या ट्रेडिशनल नॉलेज का आप यूज़ करेंगे, तो उससे पहले क्या होगा कि आपको एक मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस लेना पड़ता है। ठीक है, राइट ना। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा, मतलब पहले से सूचित सहमति, और एक म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स होंगी, आपसी सहमति वाली शर्तें, मतलब कि जो दोनों पार्टीज को एक बेनिफिट हो इसके अंदर। ठीक है, राइट ना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो IRCC मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल इज गवर्न बाय विच लेजिस्लेशन। भारत में नागोया प्रोटोकॉल को किस कानून के तहत लागू किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैविक विविधता अधिनियम 2002, डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसे किस कानून के तहत लागू किया जाता है इंडिया के अंदर नागोया प्रोटोकॉल को? वो है आपका ऑप्शन सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, राइट। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया का आपका 2002 का। ठीक है, राइट ना, इसका ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सी ईयर का है आपका? 2002 का। एंड इट रेगुलेट्स एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। यह अधिनियम जैविक संसाधनों और उससे जुड़ी पारंपरिक जानकारी तक पहुंच को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज द एपेक्स बॉडी फॉर बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में जैव विविधता प्रशासन के लिए कौन सी संस्था शीर्ष निकाय है? ठीक है, राइट ना। एपेक्स बॉडी कौन सी, टॉप बॉडी? तो आपके ऑप्शन है ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, डी आपका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण।
जिसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है राइट। आप नाम से गैस कर सकते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा आपका आंसर। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए, इट्स हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, इसका हेडक्वार्टर का आपका चेन्नई के अंदर, एंड इट रेगुलेट्स एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंश्योर्स बेनिफिट शेयरिंग अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, राइट। एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं आपका नगोया प्रोटोकॉल। ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, adopted in Nagoya, Japan in 2010 and came into force in 2014। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है राइट। एंड इट इज़ गवर्न बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है राइट। जो अपेक्स जो नोडल अथॉरिटी आप बोल सकते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट्स हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, और इंडिया लीड्स इन इशूइंग दी IRCCs, ठीक है राइट ना। मतलब हम इसमें लीडर हैं, सबसे ज़्यादा इशू हम ही करते हैं जो आपके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस होते हैं, ठीक है राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपका। ये आपसे पूछता है, देव मीना एंड कुलदीप कुमार जॉइंटली सेट अ न्यू इंडियन मेंस पोल वॉल्ट नेशनल रिकॉर्ड ऑफ। देव मीना और कुलदीप कुमार ने संयुक्त रूप से भारतीय पुरुषों के पोल वॉल्ट का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो आपके ऑप्शन है वो रिकॉर्ड कितना है, मतलब आपने बताना। ये है 5.25 मीटर, 5.25 मीटर। बी है आपका 5.40 मीटर, 5.40 मीटर। डी सी है आपका 5.41 मीटर, 5.41 मीटर। और डी है आपका 5.45 मीटर, 5.45 मीटर, ठीक है राइट। तो जो रिकॉर्ड बनाया वो कितना है आपका, वो है आपका ऑप्शन डी 5.45 मीटर, ठीक है राइट। ऑप्शन डी इसके अंदर सही होगा। तो ये है हमारे देव कुमार मीणा जी और ये है कुलदीप कुमार, दोनों ही जो प्लेयर हैं आपके कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया मेंस पोल वॉल्ट के अंदर। तो उन्होंने जो जो बार है उसको रेस किया, कितना कर दिया, 5.45 मीटर। तो जो क्वालिफाइंग था ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो 5.25 था, तो उन्होंने उसको क्रॉस कर लिया कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके देव कुमार मीना और ये कुलदीप कुमार, इन्होंने गोल्ड जीता और उन्होंने सिल्वर जीता ऑन काउंट बैक। मतलब किसने कितने कम अटैम्प्ट लिए उस हाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है राइट ना, उसको ब्रेक करने के लिए। तो देव कुमार मीना जी के जो अटैम्प्ट थे वो कम थे, दैट्स वाई ही गॉट द गोल्ड, और जो कुलदीप कुमार थे इनको सिल्वर मिला। तो जो इससे पहले का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना 5.41 मीटर का, ये भी किसके नाम पे, ये कुलदीप कुमार के नाम पे ही है, राइट। तो जो दोनों पोल वॉल्टर्स हैं कहाँ से हैं, दे आर फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड दे ट्रेन अंडर कोच घनश्याम यादव, ठीक है राइट ना। इससे पहले जो 5.41 मीटर का जो नेशनल रिकॉर्ड था वो भी किसने सेट किया था, आपके कुलदीप कुमार, राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एंड इम्पॉर्टेंट। गुरिंदर वीर सिंह सेट अ न्यू इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन विच इवेंट। गुरिंदर वीर सिंह ने किस इवेंट में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो आपके ऑप्शन है, ए 200 मीटर स्प्रिंट 200 मीटर स्प्रिंट में, बी 400 मीटर स्प्रिंट 400 मीटर स्प्रिंट में, सी 100 मीटर स्प्रिंट 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर, डी आपका 110 मीटर हर्डल्स 110 मीटर बाधा दौड़ के अंदर। तो जो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया किसके अंदर बनाया, ऑप्शन सी के अंदर 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर, ठीक है राइट ना। तो जो उन्होंने 100 मीटर की दौड़ होती है, इन्होंने कितने टाइम में इसको कवर किया, 10.09 सेकंड्स के अंदर, ठीक है राइट। और जो मतलब जो ऑफिशियली जो एक मार्क होता है 10.10 का, ठीक है राइट ना, उससे नीचे दौड़े, मतलब जो गुरिंदर वीर क्लॉक 10.09 सेकंड्स। तो ये इंडिया के पहले एथलीट है जिन्होंने मतलब इस मार्क से नीचे रन किया है, ओके राइट। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन 2026 हेल्ड। तो आप नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 किस शहर में आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है, ए पटना, बी है आपका रांची, सी है आपका भुवनेश्वर और डी है आपका लखनऊ। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी रांची, ठीक है राइट ना। नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन है, कहाँ हुआ था, आपका रांची के अंदर हुआ था। एंड वे सेवरल नेशनल रिकॉर्ड्स पर ब्रोकन, जहाँ कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कहता है, शेंजो 23 इज जो शेंजो 23 है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ए लूनर रोवर मिशन, बी मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, मंगल अन्वेषण मिशन, सी आपका क्रूड स्पेस मिशन ऑफ चाइना, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, डी आपका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन मिशन। तो जिसके अंदर सही ऑप्शन होगा वो क्या है आपका, जो शेंजो 23 है, ठीक है राइट ना। ये क्या है आपका, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इट्स अ क्रूड स्पेस मिशन ऑफ चाइना, ठीक है राइट, शेंजाओ 23।
तो इसमें क्या है कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, ठीक है राइट। और इसमें क्या होगा कि इट विल कैरी 3 एस्ट्रोनॉट्स, जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो उसके अंदर जाएंगे। चाइना का खुद का अपना स्पेस स्टेशन है, ठीक है राइट ना। चाइना की स्पेस एजेंसी है जो इन एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होती है, उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। बट जो क्रूड मिशन हैं दे आर ऑपरेटेड थ्रू चाइनाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है राइट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑपरेट्स दी तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तियांगोंग स्पेस स्टेशन किस देश द्वारा संचालित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, रशिया, रूस, बी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चाइना, चीन, या डी आपका जापान, जापान। ओके ठीक है राइट। तो जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये कौन सी कंट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसका ऑप्शन होगा सी चाइना, ठीक है राइट। ये चाइना का खुद का बनाया हुआ इंडिपेंडेंटली बिल्ड एंड ऑपरेटेड स्पेस स्टेशन है, ठीक है राइट ना। मतलब आप देख सकते हैं कि स्पेस डायमेंशन में भी चाइना काफ़ी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे कहता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल किससे बनाया जा सकता है। सस्टेनेबल मीन्स कि मतलब जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज होते हैं, ठीक है राइट ना, उनका यूज़ ना किया गया हो, मतलब जो सोर्सेज होंगे वो आपके रिन्यूएबल होंगे। ओके, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। तो आपके ऑप्शन है ए, यूज्ड कुकिंग ऑयल, इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल। सेकंड है आपका एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, खेती से बचा हुआ कचरा। थर्ड है आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका का ठोस कचरा। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुने। तो आपका ऑप्शन है ये कहता है खाली पहला, बी कहता है पहला और दूसरा, सी कहता है सेकंड एंड थर्ड ओनली, और डी कहता है कि तीनों से ही बन सकता है। ओके, देखिए जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, ठीक है राइट ना, तीनों से ही बन सकता है राइट। चाहे आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल है, चाहे एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज है, या आपका जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इन तीनों से ही आपका जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको बनाया जा सकता है। जो ऑप्शन डी है इसके अंदर सही होगा हमारा 1, 2 एंड 3 राइट। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब इंडिया ने प्रपोज किया है कि जो मतलब ये जो 1% जो सैफ है, ठीक है राइट ना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसको भी ब्लेंड किया जाएगा किसके अंदर, एविएशन टरबाइन फ्यूल के अंदर। इससे क्या आगे जो आपके कार्बन एमिशंस होंगे उनको रिड्यूस किया जाएगा किसके अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर, ठीक है राइट ना। एक इनिशियल टारगेट है, ठीक है, इनिशियल टारगेट है 1% सैफ फ्यूल ब्लेंडिंग इन एविएशन टरबाइन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोशन ऑफ सैफ यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अलायंस विद इंडियाज कमिटमेंट अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बढ़ावा देना भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो आपके ऑप्शन है ए, कयोटो प्रोटोकॉल ओनली, केवल कयोटो प्रोटोकॉल, बी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, सी आपका पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता, या डी आपका रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो जिसके अंदर सही ऑप्शन होगा, ठीक है राइट, ये किसके अंदर कमिट किया गया, तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस समझौते के अंतर्गत राइट। ओके, तो इंडियाज एफर्ट्स टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम एविएशन सपोर्ट इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ऑप्शन सी इसके अंदर सही आंसर है हमारा, पेरिस समझौता। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या था, 2015 में हुआ था, ठीक है राइट, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNCCC, ठीक है राइट, कहाँ, पेरिस फ्रांस में। तो यहाँ पे मतलब जितनी पार्टीज थी सबने मतलब इस चीज़ को स्वीकार किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जाए एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है राइट। मेन गोल क्या थे आपके पेरिस एग्रीमेंट के, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और जो वार्मिंग है उसको लिमिट किया जाए कहाँ तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। साइंटिस्ट ने माना कि मतलब इट्स सेफर फॉर पीपल एंड नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्यूल सेविंग रूट फ्रॉम अर्थ टू द मून प्राइमरली यूटिलाइजेस। ओके, हाल में ही खोजे गए पृथ्वी से चंद्रमा तक के ईंधन बचत वाले रास्ते में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए, सोलार फ्लेयर्स, सौर ज्वालाओं का, बी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल का, सी आपका न्यूक्लियर प्रपल्शन परमाणु प्रणोदन का, या डी है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है राइट ना। तो ये मतलब एक फ्यूल सेविंग रूट होता है, मतलब जब भी आप चांद पे जाओगे ना, जनरली इसमें किसका यूज़ किया जाएगा, मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है राइट।
मतलब कि कोई भी एक बॉडी है उसका एक ना एक मास है, तो दूसरी जो बॉडी है, ठीक है राइट ना, उसका भी एक ना मास है, तो क्या करते हैं एक दूसरे को पुल करते हैं, ठीक है राइट ना, ओके। तो ऑप्शन बी इसके अंदर क्या होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है राइट। तो जितना बड़ा मास होगा जो उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ग्रेविटी के ऊपर, मतलब खैर आपको पता है ये सब चीज़ें। तो ग्रेविटी क्या है कि इनविजिबल पुलिंग फोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है राइट ना, एक जाइंट कॉस्मिक मैग्नेट है। तो मतलब क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं विद मास ना, ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है राइट ना। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम अर्थ से अपने को कंपेयर करें, ठीक है राइट ना, वी कंपेयर आवर सेल्स टू दी अर्थ साइज, तो मतलब इट्स इनक्रेडिबली मैसिव, बहुत ज़्यादा बड़ी है। दैट्स वाई क्या होता है कि हम हमेशा मतलब ज़मीन पे रहते हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा कि वी वुड स्टार्ट फ्लोटिंग इन दी एयर, मतलब हवा में ऐसे तैरने लग जाएंगे, ठीक है राइट ना। जैसे न्यूटन्स का आपने देखा था कि मतलब जब एप्पल नीचे गिरा था तो उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई देयर इज़ अ ग्रेविटी, मतलब वो चीज़ ऊपर क्यों नहीं जा रही। जैसे ऑर्बिट्स हो गए आपके, प्लानिटरी पाथ्स होते हैं, तो मतलब यू वुड वंडर कि मतलब अर्थ हमेशा इसी ऑर्बिट में क्यों रहती है, ऐसे घूमते घूमते जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर क्यों नहीं चले जाती। तो इट्स बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि ये हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसकी ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो अर्थ को क्या होती है वो बांधे रखती है। तो क्या होती है कि अर्थ कीप्स रोटेटिंग इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड दी सन। जैसे आपकी ओशन टाइड्स हो गई, आपने देखा होगा, ठीक है राइट ना, चंद्रमा पास आता दूर जाता है, तो उससे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो आपके हाई टाइड होते हैं, लो टाइड होते हैं, ठीक है राइट, ये आपने पढ़ा होगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच celestial body plays an important role along with earth and the moon in creating this fuel efficient trajectory? ईंधन बचत करने वाले इस रास्ते को बनाने में पृथ्वी और चंद्रमा के साथ कौन सा खगोलीय पिंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, आप इसको गैस कर लेंगे अब तो। ए है आपका मार्स, बी है आपका वीनस, सी है सन, या डी है आपका जुपिटर। कौन कौन से? मंगल, बी शुक्र, सी सूर्य, या डी बृहस्पति। ठीक है राइट। तो ठीक है, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका? ओके राइट ना, आप देख लीजिए सन है। तो उसके अंदर जो मेन जो रोल प्ले करेगा कौन करेगा? आपका सूर्य, ठीक है राइट, सूर्य देव। तो द सन्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस हेल्प शेप लो एनर्जी पाथवेज दैट स्पेसक्राफ्ट कैन यूज टू रीच द मून विद लेस फ्यूल। ठीक है राइट। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम ऊर्जा वाले ऐसे रास्ते बनाने में मदद करता है जिनका इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यान कम ईंधन में चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली डिस्कवर्ड 3200-year-old सेटलमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? हाल में खोजी गई 3200 साल पुरानी बस्ती झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए रांची, बी धनबाद, सी हजारीबाग, और डी है आपका बोकारो। राइट। तो जो इसके अंदर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको इस बस्ती को कहाँ पे डिस्कवर किया गया, जो सेटलमेंट है ये आपकी आपके हजारीबाग के अंदर, ठीक है। और जो इसकी डेटिंग की गई है, मतलब माना गया है कि 1200 BCE के अराउंड है, ठीक है राइट ना, उस टाइम पे। तो उस टाइम माना जाता है कि हम ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब लेट ब्रॉन्ज एज टू दी अर्ली आयरन एज, ठीक है राइट, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। ये 3200 साल पुराने सेटलमेंट बस्ती है, कहाँ है? आपके इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग, ठीक है राइट। तो मतलब इससे मिलेगा कि मतलब अर्ली हैबिटेशन कैसे हुआ करते थे लोग, मतलब पहले कैसे रहा करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड इज लोकेटेड इन विच फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया? झारखंड भारत के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान, बी दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, और डी आपका इंडो गंजेटिक प्लेन, सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, तो कोस्टल तो नहीं है खैर, ओके। तो झारखंड आपका कहाँ पे लोकेटेड है? एक्चुअली ये आपका छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है राइट ना, छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब मेजरली वहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है राइट। तो झारखंड इज लार्जली सिचुएटेड ऑन दी छोटा नागपुर, अ मिनरल रिच प्लेटू रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है राइट। आप ये देख सकते हैं, दिस इज योर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द वर्ल्ड? दुनिया में खाने योग्य तेल का सबसे बड़ा आयातित देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है चाइना, बी है आपका इंडिया, सी है आपका इंडोनेशिया, या डी है आपका ब्राज़ील, ठीक है राइट। अगर हम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स की बात करें इन द वर्ल्ड, तो इसमें इंडिया सबसे आगे है, ठीक है राइट ना। वी आर एट दी नंबर 1। इंडिया इसके अंदर सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो चाहे हम बात करें पाम ऑयल की, सोयाबीन ऑयल की, या सनफ्लावर ऑयल की, तो वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इम्पोर्टर, ठीक है राइट, ओके। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा हाफ ऑफ जो कंजप्शन है, ठीक है राइट ना, जो 50% डिमांड है, दीज डिमांड्स आर मेट थ्रू इम्पोर्ट्स।
इनको मतलब आयात के थ्रू पूरा किया जाता है। तो जो हमारा एनुअल कंजप्शन है मतलब अराउंड 14 to 16.5 मिलियन टन से, ठीक है राइट, एडिबल ऑयल्स का। ओके, तो जो पाम ऑयल हम मेजरली कहाँ से सोर्स करते हैं वो है हमारा इंडोनेशियन मलेशिया, नंबर 1 पे इंडोनेशिया, ठीक है राइट, मतलब सबसे जो आता है यहीं से आता है। फिर सोयाबीन ऑयल हो गया, फिर सनफ्लावर ऑयल हो गया। अगर हम बात करें जो ग्लोबल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स है उसका जो 1/5 है यानी अराउंड 20% है, ठीक है राइट ना, तो वो किसके हिस्से में जाता है, आपके इंडिया के, राइट। इतना 20% एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स कौन करता है, किसके पास जाता है, वो इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच मिशन टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल पाम कल्टीवेशन। भारत सरकार ने घरेलू ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया, राइट। तो ऑप्शन ए है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। बी है आपका पीएम किसान, ठीक है। सी है आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, जिसको आप NMEOP भी बोल सकते हैं, ठीक है राइट। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम। और डी है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है राइट। तो जिसके अंदर सही ऑप्शन होगा आप नाम से देख सकते हैं, इट्स नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। तो जो ऑप्शन सी है इसके अंदर वो सही होगा, ठीक है राइट। ओके, और इसका जो मकसद है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल, ठीक है, जो हमारा घरेलू जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, एंड रिड्यूस ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है राइट, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी। ओके, तो ये आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, इसको कब अप्रूव किया था, 2020 के अंदर, 2021 में, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट। टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है इसका कितना है, 11,040 करोड़। ओके, और इसका क्या है जो एम है, टू इनहेंस द एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन एंड एडिबल ऑयल्स अवेलेबिलिटी इन द कंट्री। तो जो मिशन का टारगेट है वो ये चाहता है कि 2025-26 तक तो जो मतलब ऑयल पाम प्लांटेशन है वो कितने एरिया तक फैल जाए, आपके 6.5 लाख हेक्टेयर्स तक। ओके राइट, और जो अभी मतलब टारगेट रखा गया है कि मतलब हम करीब 11.20 लाख टन, मतलब 2025 तक हम इतना पाम ऑयल को मतलब क्या कर सके, बना सके, और 28 लाख टन मतलब 2029-30 तक। ओके, तो ये है पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को आप देख सकते हैं, ठीक है, इस मैप के अंदर गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है राइट, ये ईस्ट, ये आपके ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाइमेटिक कंडीशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन। ऑयल पाम की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है, ठीक है राइट, यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया मोस्ट सूटेबल। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, ठंडी और शुष्क जलवायु। बी आपका टेम्परेट क्लाइमेट, समशीतोष्ण जलवायु। सी है आपका ट्रॉपिकल वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु। और सी है आपका डेजर्ट क्लाइमेट, रेगिस्तानी जलवायु। तो जो सबसे मोस्ट सूटेबल होती है वो होती है आपकी ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है राइट। ऑयल palm thrives in tropical regions with high temperatures, abundant rainfall and humidity. Option C is our right answer. Next question, question number 25. ये आपसे कहता है बोमकाई वीविंग ट्रेडिशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। बोमकाई बनाई की परंपरा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है। तो आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी है आपका उड़ीसा, सी है आपका असम, और डी है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो जो सही ऑप्शन होगा इसके अंदर कौन सा, ऑप्शन बी। ये कला किस राज्य से संबंधित है, आपकी उड़ीसा से, राइट। ओके, तो जो बोमकाई वीविंग है इसको सोनेपुरी बुनाई के नाम से भी जाना जाता है, और एक पारंपरिक हथकरघा कपड़ा कला है, ठीक है राइट, एंड इट्स फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट बॉर्डर्स एंड ट्राइबल इंस्पायर्ड मोटिव्स, ठीक है, अपनी बारीक किनारों और आदिवासी प्रेरित डिजाइनों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमकाई साड़ीज आर ट्रेडिशनली वोवन यूजिंग विच टाइप ऑफ लूम। बोमकाई साड़ियाँ पारंपरिक रूप से किस प्रकार के करघे पर बुनी जाती हैं। तो आपका ऑप्शन है ए पावर लूम, बी हो गया आपका जैकार्ड लूम ओनली, केवल जैकार्ड लूम, ठीक है, इन्वेंटर, और सी हो गया आपका हैंडलूम हथकरघा, और डी है आपका ऑटोमेटिक लूम स्वचालित लूम। ठीक है, इसका आंसर है बताइए, हैंडलूम है, हाथ से चलने वाला, ठीक है राइट, हथकरघा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। पावर लूम मतलब मोटर से चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, जैकेट लूम हो गया, ये भी है, बट ये जैसे मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के लिए होता है। आपका हैंडलूम हाथ से हो गया। ऑटोमेटिक लूम मतलब जब आप बहुत लार्ज स्केल पे मतलब वाइडली
आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है राइट ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक लूप का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो जो ऑप्शन सी है इसके अंदर आपका सही होगा। जो बोमकाई साड़ियाँ होती हैं पारंपरिक हथकरघों पर हाथ से बुनी जाती हैं, जो स्थानीय बुनकरों के कौशल को दर्शाती हैं और भारत की हथकरघा विरासत को संजोकर रखती हैं। राइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमकाई वीविंग इज नोन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वीविंग टेक्निक्स। बोमकाई बुनाई किन दो बुनाई तकनीकों के मेल के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए आपका टाई एंड डाई एंड एम्ब्रॉयडरी, टाई एंड डाई और कढ़ाई। बी है आपका इकत एंड एक्स्ट्रा वेफ्ट वीविंग, इकत और एक्स्ट्रा वेफ्ट बुनाई। सी है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग एंड बाटिक। और डी है आपका कलमकारी एंड एप्लीक, कलमकारी और एप्लीक। तो आपने बताना है कि कौन सी दो टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है राइट ना। तो जिसके अंदर ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, इकत एंड एक्स्ट्रा वेफ्ट वीविंग, इकत और एक्स्ट्रा वेफ्ट बुनाई, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है राइट ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इकत टेक्निक्स में क्या होता है कि जनरली जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है राइट ना, तो पहले क्या होता है कि जैसे कपड़ा बन जाता है तो उसके बाद इसको डाई किया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो थ्रेड्स होते हैं इनको पहले ही वो कलर कर देते हैं, मतलब डाई कर देते हैं यहाँ पे, राइट ओके। तो इसको बोलते हैं इकत। और जो एक्स्ट्रा वेफ्ट एम्ब्रॉयडरी होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि जब भी उनको जब बुना जाता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा कलर्ड मतलब जो थ्रेड होता है वो ऐड किया जाता है, ओके। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेफ्ट एम्ब्रॉयडरी। इससे क्या होता है कि जैसे बॉर्डर और पल्लू होते हैं साड़ी के ना, वो काफ़ी शानदार बनते हैं, मतलब उनके जो डिज़ाइन होते हैं, मतलब दे आर वेरी एलेबरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। हाल में ही कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो आपके ऑप्शन है ए UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बी है आपका सऊदी अरेबिया। सी है आपका कतार। डी है आपका ओमान। ठीक है, तो जो इसके अंदर ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है? आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरब है रिसेंटली ज्वाइन द IBCA, राइट, ये इसका एक मेंबर बन गया है। तो IBCA क्या है? इट सपोर्ट्स द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस देश ने शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, सी इंडिया भारत, या डी है फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये इनिशिएटिव था किसने लॉन्च किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है राइट ना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसके अंदर सही है, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी शुरुआत भारत ने की थी, कब करी थी? 2023 के अंदर, ठीक है राइट। टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एफर्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज। और वो जो 7 बिग में जो मेजर बिग कैट हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, वो एक हो गया आपका टाइगर, बाघ, लायन, शेर, लेपर्ड यानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, फिर आपका चीता, ठीक है राइट, और ये है आपका जगुआर, एंड दिस इज योर प्यूमा, राइट। जो 7 बिग कैट्स है कवर्ड अंडर IBCA, तो ये वो सातों हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि वन इज अग्नि एक है एक, तो आपने बताने हैं ऑप्शन ए सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। बी आपका क्रूज मिसाइल। सी आपका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। और डी है आपका एंटी टैंक मिसाइल, यानी मतलब जिससे आप टैंक पे अटैक कर सकते हो, ओके राइट टैंक उड़ा दिया आपने। तो जो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो अग्नि वन है इट्स अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है राइट ना। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, ओके। इंडिया की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको किसने डेवलप किया है? DRDO ने। और मतलब इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इट्स मतलब आप जो कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं, ठीक है राइट, नहीं उसको कैरी कर सकती है। जो इसकी रेंज है वो अराउंड 700 से 900 किलोमीटर है। और जो अग्नि वन यूज़ करती है वो सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज़ करती है, इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट को यूज़ नहीं किया जाता, मतलब जो लिक्विड फ्यूल को उसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में इसे जल्दी तैनात करना और आसानी से स्टोर करना संभव होता है, क्योंकि जो इसमें जो प्रोपेलेंट होता है क्या होता है आपको? सॉलिड होता है, राइट। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इज अ मेजर कंसर्न बिहाइंड द प्रपोज्ड डेमोग्राफिक मिशन। प्रस्तावित डेमोग्राफिक मिशन के पीछे इनमें से कौन सा डेमोग्राफिक ट्रेंड एक बड़ी चिंता का विषय है? तो आपके ऑप्शन ए रैपिड इंक्रीज इन फर्टिलिटी रेट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में फर्टिलिटी रेट में तेजी से बढ़ोतरी। बी यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ इन ऑल रीजन, सभी क्षेत्रों में एक जैसी जनसंख्या वृद्धि।
सी है आपका डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड एजिंग पॉपुलेशन इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में घटती फर्टिलिटी और बढ़ती उम्र वाली आबादी। और डी है आपका डिक्लाइनिंग अर्बनाइजेशन, घटता शहरीकरण। तो आपने बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जो डेमोग्राफिक मिशन है, ठीक है राइट ना, इसका जो मेजर कंसर्न है वो क्या है आपका, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड एजिंग पॉपुलेशन इन सेवरल स्टेट्स, ठीक है राइट ना। लास्ट मतलब क्लास जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर भी हमने ये चीज़ क्वेश्चन किया था, तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही आंसर होगा। ओके, तो माना जा रहा है कि जो काफ़ी जो सेवरल स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, मतलब उनमें जो फर्टिलिटी हमने देखा था, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है मतलब उससे काफ़ी नीचे है। ओके, और जो पॉपुलेशन है वो मतलब वो एज होती जा रही है, तो इससे क्या क्या है कि आपके पास जो वर्क फोर्स होगी वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो एजिंग पॉपुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, ओके, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है फिर, मतलब वो ना, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर आपकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन वो एजिड है तो फिर जो वर्क फोर्स होगी वो कम होगी, प्लस क्या होगी, जो हेल्थ केयर होगा, जो उनके पेंशन होगी, इस पर फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो इंडिया इंडिया का जो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन है, मतलब इसको ये क्या एड्रेस करेगा, मतलब जो अननेचुरल पॉपुलेशन चेंजेस है, अननेचुरल पॉपुलेशन चेंजेस मतलब जैसे इलीगल इमिग्रेशन है, ठीक है राइट ना, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि मतलब इलीगल इमिग्रेशन से क्या हुआ कि जो कुछ स्टेट्स थे मतलब उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो पूरा चेंज हो गया, ये राइट वो नो, ये चीज़ थी। तो जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो इंटरनल स्टेबिलिटी होती है, जो बॉर्डर इंटीग्रिटी होती है, उसको थ्रेट होता है, ठीक है राइट ना। और फिर ये एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि फिर आप रिसोर्सेज भी तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, आपके जो राइट्स वगैरह हैं, जो जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होंगी उसके अंदर फिर ये अपना हक मांगते हैं, ओके ठीक है राइट। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस, हमने देखा था कि जब भी ऐसी ये चीज़ें होती है, ठीक है ना, इलीगल जो इमिग्रेशन होता है उससे क्या होता है कि जो इंडिजीनियस ट्राइबल या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी, या तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इनके ऊपर ज़्यादा कर रहा था, जैसे न्यूज़ के अंदर काफ़ी चल रही थी ये चीज़। फिर रिसोर्स प्रिजर्वेशन, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर लोग बढ़ेंगे, ठीक है राइट ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कैसे भी है, ठीक है राइट, चाहे वो इलीगल है, तो भाई उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए, तो फिर चाहे वो पब्लिक वेलफेयर सिस्टम्स है, स्कीम्स होती हैं, या लोकल लाइवलीहुड्स होते हैं, ठीक है राइट। अब वो उनको भी कमाई का तो कुछ ना कुछ जरिया चाहिए, या जहाँ पे वो रहेंगे जाके, ठीक है राइट ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि मतलब जो एक मतलब वहाँ पे कंसर्न होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to weather monitoring data, how many of the world's 100 hottest cities were located in India on 22nd May 2026? मौसम की निगरानी करने वाला डेटा के अनुसार 22 मई 2026 को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से कितने शहर भारत में थे? जी, तो आपके ऑप्शन है ए 75 यानी 75, बी आपका 85 यानी 85, सी आपका 97 यानी 97, और डी आपका 100 यानी 100 की, मतलब 100 के 100 शहर आपके क्या हैं जो इंडिया के अंदर है। देखिए ये मतलब बहुत ही एक कंसर्न है, ठीक है राइट ना, जो उसका सही आंसर है वो आपका 97, ठीक है राइट, मतलब 100 शहरों में से जो 97 सिटीज़ थी वो कहाँ आपके इंडिया के अंदर ही है। मतलब अगर आप इंडिया का ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो सारा रेड ही रेड दिखेगा आपको। ओके, तो जो मतलब काउंटेड इंडिया काउंटेड फॉर 97 ऑफ द वर्ल्ड्स 100 हॉटेस्ट सिटीज ड्यूरिंग एन इंटेंस हीट वेव अफेक्टिंग नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है राइट। मतलब जो तीन बस्ती थी वो कहाँ की थी, वो नेपाल की थी जनरली। तो जो 97 ऑफ वर्ल्ड्स 100 हॉटेस्ट सिटीज़ हैं दे आर इन इंडिया, ठीक है राइट। अभी जो मई में मतलब रिकॉर्ड किया गया था सबसे जो हॉटेस्ट सिटी थी वो कौन सी थी, बालंगीर उड़ीसा 48 डिग्री सेल्सियस। और अभी हम जून में है तो मतलब हम बात कर रहे थे, आज मेरे ख्याल से आजकल ही न्यूज़ में आएगी शायद, दिल्ली में पता नहीं अब न्यूज़ सही है कि नहीं है, बट उन्होंने बोला कि मतलब जो टेम्परेचर है उसने जो मतलब 52 डिग्री तक पहुंच गया है, ठीक है राइट वो ना, तो हाँ हो सकता है, मतलब इतनी तो गर्मी रहती है। तो हीट वेव मॉनिटरिंग है कौन करता है, आपका आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है राइट। और जो इन हीट वेव्स का क्या होता है, मैंने एक मतलब हमारी फर्स्ट सेकंड जो सबसे फर्स्ट वीडियोस वगैरह थी उसके अंदर हमने हीट वेव वगैरह भी एल नीनो वगैरह को डिस्कस किया था, ठीक है राइट ना। ये जो आपका हीट डोम्स वगैरह होते हैं, शहर इतने गर्म क्यों है, राइट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर कॉजेज़ क्या है इनके, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, अल नीनो हो गया, ठीक है राइट ना, अर्बनाइजेशन हो गया, मतलब ये सारे सीमेंट के होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और रिलीज़ बहुत स्लोली करते हैं, ठीक है राइट ना। तो जब भी क्या होगा कि शाम होगी तो अपने घर की जो दीवार वगैरह ना उसको टच करके देखिएगा, उसको धूप पड़ती है तो वो गर्म रहती है काफ़ी, मतलब शाम के टाइम भी, क्योंकि वो रिलीज़ करता है जो सीमेंट होता है ना। और एक कॉज क्या होगा आपका, डिलेड प्री मानसून रेनफॉल, मतलब मानसून अब टाइमली नहीं आता, जो आता है वो भी बहुत कम होता है। वैसे तो मतलब जितने भी बार जो मौसम विभाग होता है, जिस साल के वो कहते हैं कम होगा उस साल ज़्यादा हो जाता है, जिस साल कहते हैं कि ज़्यादा होगा उस साल वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी स्टडीड अंडर अ डेमोग्राफिक मिशन? डेमोग्राफिक मिशन के तहत किन मुद्दों का अध्ययन किया जा सकता है? ओके, तो आपके ऑप्शन है ये
फर्स्ट कहता है आपका फर्टिलिटी ट्रेंड्स, प्रजनन दर के रुझान। सेकंड कहता है माइग्रेशन पैटर्न्स, आवास के पैटर्न। थर्ड कहता है आपका एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की आयु संरचना। फोर्थ कहता है आपका अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। हम डेमोग्राफिक मिशन के अंदर कौन कौन से जो इश्यूज हैं इनको स्टडी कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए कहता है कि पहला और दूसरे को खाली, बी कहता है सेकंड एंड थर्ड, सी कहता है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, और डी कहता है कि आप चारों को ही अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, राइट ना, चारों की स्टडी की जा सकती है। तो ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इसके अंदर सही है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, चाहे फर्टिलिटी ट्रेंड्स है, माइग्रेशन पैटर्न्स है, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है, या फिर अर्बनाइजेशन है। ठीक है, राइट ना, इन चारों को ही आप क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक मिशन के अंडर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन कंसेप्ट पे मतलब हमने एक बना दिया। ठीक है, राइट ना, आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा। डेमोग्राफी क्या होती है, मतलब आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का था आपका 2.1, इसको भी स्टडी किया जाता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मतलब वो कम है। ठीक है, राइट ना, जैसे हम दो हमारे दो, बट जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो क्या है, कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है आपका, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। फिर हो गया आपका डेमोग्राफी के अंदर एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पर्सन, मतलब जो आपकी ऐसी जनता जिनकी मतलब आयु क्या है 60 साल से अधिक है, सीनियर सिटीजन्स हो गए। ठीक है, राइट ना। तो की कंसर्न्स क्यों है, एक तो क्या होगा कि भाई रीजनल पॉपुलेशन इम्बैलेंस है। ठीक है, राइट ना। ओके, माइग्रेशन हो गया, अब वो चाहे पुश माइग्रेशन है या पुल माइग्रेशन है या फिर इलीगल माइग्रेशन है। अर्बनाइजेशन हो गया। ठीक है, राइट ना, आप रूरल से क्या होता है कि लोग मतलब काम के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, सिटी सेंटर्स में आ जाते हैं। एजिंग हो गया। ठीक है, राइट ना, अब एजिंग वजह से क्या होगा कि जो इनकी हेल्थ केयर पे, इनकी पेंशन्स के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, स्कीम्स बनानी पड़ेगी, ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। वर्क फोर्स प्लानिंग होगी कि जो आपकी जो ज़्यादातर जो आपकी पॉपुलेशन है वो एजेड है, तो मतलब आपके पास जो वर्क फोर्स है वो क्या है कि मतलब कम है फिर। ठीक है, राइट। फिर सोशल सिक्योरिटी हो गई, वही हेल्थ केयर और पेंशन वगैरह। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंटली लॉन्च सपोर्ट फैसिलिटी बाय AIIB। ठीक है, राइट ना। तो AIIB द्वारा हाल में शुरू की गई स्पोर्ट फैसिलिटी की कीमत है, तो AIIB क्या होता है आपका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, राइट। तो इसकी कीमत क्या रखी गई है, अभी इन्होंने एक फैसिलिटी लॉन्च की है। ठीक है, राइट ना, तो उसमें ऑप्शन है आपका $5 बिलियन। ठीक है, बी है आपका $8 बिलियन, सी है आपका $10 बिलियन, और डी है आपका $15 बिलियन, $15 बिलियन। तो जो इसके अंदर सही है, जो सपोर्ट फैसिलिटी है उसकी क्या है, आपकी जो कीमत है मतलब राउंड ना कितना हुआ है, वो आपका $10 बिलियन। ठीक है, $10 बिलियन। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। ओके, राइट। तो ये जो AIIB है, ठीक है, राइट ना, इट अनाउंस अ $10 बिलियन सपोर्ट फैसिलिटी टू हेल्प मेंबर कंट्रीज address economic challenges, promote development and strengthen resilience। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एम्स टू। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है, ए प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शंस, मुफ्त LPG कनेक्शन देना। बी प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन हाउस होल्ड्स, घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को बढ़ावा देना। सी कंस्ट्रक्ट सोलर पार्क्स ओनली, सिर्फ सोलर पार्क बनाना। और डी आपका सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देना। तो जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये आपका बी है, ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन हाउस होल्ड। ठीक है, राइट। ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। राइट, तो क्या करता है आपको जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए आर्थिक मदद और सब्सिडी देकर लोगों को प्रोत्साहित करती है। राइट, ओके। जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इससे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड्स। ठीक है, राइट। आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया। इट विल रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट, डेफिनेटली इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एंड इट विल रिड्यूस कार्बन एमिशंस, डेफिनेटली। जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका जो टारगेट रहा है मतलब कि हम मई 2027 तक मतलब इतने घरों में ये आपका जो क्या हो 1 करोड़ तक, ठीक है, राइट ना, इतना इंस्टॉल हो जाए। ओके। क्वेश्चन 37 ये आपसे कहता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डेट्स हैं कंजिक्यूटिव दे दिए हैं आपको, यानी लगातार। ठीक है, तो फिर ये ट्रिकी हो जाता है कि मतलब अगर आपको वो एग्जैक्ट डेट पता है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज यू विल मिस आउट द बस।
तो आपके ऑप्शन है 22 में 22 मई, बी है आपका 23 में 23 मई, सी है आपका 24 में यानी 24 मई, और डी आपका 25 में यानी 25 मई। तो ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व किया था? इट इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 मई। ठीक है, राइट ना, ऑप्शन ए इसके अंदर सही होगा। ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डेट है आपकी 22 मई। ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? आपके 1992 में। प्लेस ऑफ अडॉप्शन था आपका नैरोबी, केनिया। ठीक है, राइट। इस साल की थीम आप ये ध्यान रखिएगा, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, राइट। ओके, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। और जो की फ्रेमवर्क है, मतलब ठीक है, राइट ना, जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो मतलब ये मेरे ख्याल 2030 तक ये इफेक्टिव रहेगा। वो कौन सी आपकी कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, आई थिंक 2030 तक ये शायद इफेक्टिव है। ओके, राइट ना, आई माइट बी रॉन्ग बट ये है शायद। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? मतलब जो हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, एक कंजर्वेशन, राइट, फिर आपका सस्टेनेबल यूज़ और फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो मतलब हमें साल में हर दिन ही मनाना चाहिए। मतलब अभी जैसे कंडीशन है हमारे अर्थ प्लैनेट की, राइट, वो नो, तो ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्टिल मतलब ऑन पेपर ये चीज़ें होती है, मतलब ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन रेज पिल वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑपरेशन रेज पिल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, राइट, सीबीआई होगी आपकी, या बी होगी आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सी आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और डी आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, राइट। ओके, तो जो ऑपरेशन रेज पिल है, ये किसने इसको शुरू किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, राइट ना, ऑप्शन सी इसके अंदर सही आंसर होगा। तो जो ऑपरेशन रेज पिल है, मतलब जनरली इसका जो उद्देश्य था क्या था कि मतलब एक जो ड्रग होती है, राइट ना, कैप्टागोन, इसको कैप्टागोन ड्रग कहते हैं, मतलब तो इसका एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क है पूरा इसका, तो उसको तोड़ना था मतलब। ठीक है, राइट ना, तो उसको तोड़ने के लिए जो ऑपरेशन रेज पिल चलाया गया नेशनल जो आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके द्वारा। ठीक है, राइट। तो जनरली क्या है कि मतलब एक स्टिमुलेंट ड्रग होती है, ठीक है, राइट ना, एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग होती है, मतलब जैसे आप जैसे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, मतलब राइट ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप बोल सकते हैं ऐसे करके। ओके, और समटाइम जो कैप्टागोन है इसको क्या बोला जाता है? इसको जिहादी ड्रग बोला जाता है। ठीक है, राइट ना, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड जिहादी ड्रग, बिकॉज रिपोर्ट्स ने माना है कि मतलब इसके जो मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इसको लोगों को ड्रग्स दे के वो लड़ाई वॉर पे भेज देते हैं, फिर गोली लग रही है या हाथ पाँव कट रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करके ना वो ड्रग होती है, मतलब ऐसे वो माइंड को ऐसा कर देती है, मतलब कि उतने वो होते हैं, मतलब एड्रेनलिन इतना हाई होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ठीक है, राइट ना, तो उसको जिहादी ड्रग ही बोला जाता है। ठीक है, राइट। कैप्टागोन को कभी कभी जिहादी ड्रग भी बोला जाता है। तो हाँ, भी जो अमित शाह थे उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था। ठीक है, राइट ना, ऑन एक्स आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली मैंडेटेड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs फॉर ऑफिशियल गवर्नमेंट पर्पसेस? हाल में ही किस राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है? ओके, तो आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा, या डी है आपका कर्नाटका। तो जिसके अंदर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा सरकार ने क्या मैंडेट किया है कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, राइट ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो उड़ीसा सरकार ने सरकारी विभागों और अधिकारी को सरकारी कामकाज के लिए धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का निर्देश दिया है। ये पहल साफ सुथरे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 ये आपसे पूछता है, द फेम स्कीम एसोसिएटेड विद ईवी स्टैंड्स फॉर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी से जुड़ी फेम स्कीम का पूरा नाम क्या है? ओके, आपको इसका फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए आपका फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका निर्माण। बी आपका फास्ट अप्रूवल ऑफ मोटर इंजन, मोटर इंजनों को तेजी से मंजूरी। सी आपका फ्यूल अल्टरनेटिव मोबिलिटी एक्सपेंशन, ईंधन के विकल्प वाले मोबिलिटी का विस्तार। डी आपका फ्यूचर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। ठीक है, तो जो फेम स्टैंड्स है, तो फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑप्शन ए इसके अंदर सही होगा, राइट ना, ये इसका थोड़ा ट्रांसलेशन में ये चीज़ नाम आ गया, वरना मैं डायरेक्ट यही लिखता फिर। ओके, तो ऑप्शन ए इसके अंदर सही आंसर है, राइट। तो जो फेम स्कीम है इसके अंदर क्या गया कि मतलब बढ़ावा दिया जाता है थ्रू इंसेंटिव, जैसे आपके प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स हो गए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, राइट, इको सिस्टम बनाना आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द इंडस वाटर्स ट्रीटी? सिंधु जल संधि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी है? तो देखिए जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है कि मतलब स्टैटिक पार्ट भी और डायनेमिक पार्ट भी है। मतलब आजकल करंट अफेयर्स में क्या होता है कि मतलब जनरली देखा जाता है कि आप डायनेमिक पार्ट को पढ़ के जाते हैं, बट उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं। जैसे अभी चेनाब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का था, ठीक है, राइट ना, तो इसका एक स्टैटिक पार्ट है। तो सिंधु जल संधि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी है? तो आपके ऑप्शन ए IMF, बी है आपका वर्ल्ड बैंक, सी है आपका WTO, या डी है आपका ADB, ठीक है, राइट ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जिसके अंदर सही ऑप्शन है वो किससे जुड़ी है आपकी? इट इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ, ठीक है, राइट ना। तो जो वर्ल्ड बैंक था मतलब एक सिग्नेटरी है इसके अंदर, राइट, उसने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये कब हुई थी आपकी? 1960 के अंदर, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, राइट ना। और मध्यस्थता किसने की थी इसकी? आपके वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, राइट ना। आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये कराई थी, एंड विच इज़ आल्सो सिग्नेटरी। तो इसमें क्या है कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है आपकी, जैसे इंडस, झेलम, चेनाब होगी, ठीक है, आपको CGI या करके याद कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI। वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स है, ठीक है, राइट ना, पाकिस्तान उनको यूज़ करेगा, ठीक है, राइट, इसका पानी मेजरली। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, ठीक है, राइट ना, RBS, ठीक है, राइट ना, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रावी, ब्यास एंड सतलुज, हम तो ऐसे याद कर देते हैं ठीक है, राइट ना, वो इंडिया के पास है। हाँ, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि जा तो ये यहीं से रही है, ठीक है, राइट ना, बट क्या है कि मतलब ये ट्रीटी अलाउ करती है कि ईच कंट्री सर्टेन यूजेस ऑन द रिवर्स लोकेटेड टू ईच अदर, चाहे वो इरीगेशन से है, नॉन कंजर्प्टिव यूजेस हो गए, जैसे हाइड्रो पावर है, डोमेस्टिक यूज, मतलब ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके अंदर, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली डिस्कवर्ड 12th century वीरगल्लू बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? हाल में ही खोजी गई 12वीं सदी की वीरगल्लू वीरशिला किस राजवंश से संबंधित है? ए आपकी चोल, बी आपकी पल्लव, सी आपकी होयसल, और डी आपकी सातवाहन, ठीक है, राइट। तो इंग्लिश में ए ऐड कर देते तो वो आ हो जाता, फिर चोला, पल्लवा, होयसला या सातवाहना, बट असली नाम है इनके वो यही है, चोल, पल्लव, होयसल और सातवाहन, ठीक है। तो ये 12th century वीरगल्लू है, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है? इसका ऑप्शन सी है आपका होयसल, ठीक है, राइट ना, सी होयसल से, राइट, ओके। आप ये देख सकते हैं 12th century होयसल वीरगल्लू है, ठीक है, वीरशिला, ठीक है, मतलब एक हीरो स्टोन मेमोरियल होता है। तो इसको कहाँ डिस्कवर्ड किया गया है? एक ये मनियूर विलेज है आपके मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे इसको डिस्कवर्ड किया गया है। और ये माना जाता है कि 12th century CE की है, ठीक है, राइट ना, मतलब ये इसकी वो है डायनेस्टी हो गई इस टाइम पे होयसल। और जो उस टाइम पे माना जाता है कि जो किंग विष्णुवर्धन थे उस टाइम उनका राज्य रहा होगा, ठीक है, राइट ना। और इन्होंने शायद चोल को भी हराया था, ओके। तो ये चीज़ है, लैंग्वेज इनकी कन्नड़ थी। तो इसमें वही होता है कि जो वॉरियर्स होते हैं, जो एक्ट्स ऑफ वेलोर होते हैं, जो वीर गाथाएं होती हैं, उनको मतलब माना जाता है, ऐसे करके दर्शाया जाता है, ठीक है, राइट ना। तो जनरली जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वीरगल्लू के, इन पे क्या होता है कि मतलब बैटल्स के बारे में लिखा होता है, जो डिटेल्स होती हैं, इट्स अबाउट बैटल्स, टैक्सेस क्या थे, या लैंड ग्रांट्स हो गई, या लोकल गवर्नेंस, या सोशल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, राइट ना। जनरली इन इंस्क्रिप्शंस में इसके बारे में दर्शाया जाता है, ठीक है, राइट ना, लिखा हुआ होता है। जो हाइसल्स थे इन्होंने कब से कब तक रूल किया था? जो प्रेजेंट डे कर्नाटका हो गया, और कब से कब तक? आपके 10th and 14th century CE, ठीक है, राइट ना, 10वीं से 14वीं शताब्दी CE तक, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीकोला मेडल इज एसोसिएटेड विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? एग्रीकोला मेडल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन है, ये यूनेस्को, बी आपका WHO, सी आपका FAO, और डी आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सॉरी, वो हिंदी में ये चीज़ नहीं हो पाई यहाँ पे, ठीक है, राइट ना। बट जो इसके अंदर सही ऑप्शन है, इसके अंदर कौन सा है आपका? FAO, ठीक है, राइट ना। ओके, जो ऑप्शन सी है इसके अंदर आपका सही होगा। तो FAO क्या है आपका? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राइट, वहाँ पे आपके रोम के अंदर, राइट। तो जो एग्रीकोला मेडल है, ठीक है, राइट ना, इसको कौन देता? आपका FAO, ओके। और ये किसको मिला है अभी? ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है, ठीक है, राइट, बाय FAO। हेडक्वार्टर्स का आपका रोम के अंदर, एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय क्यू दोंग्यू, राइट। डेट थी आपकी, देख लीजिएगा, ठीक है। थीम हो गया आपकी फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, रूरल डेवलपमेंट, राइट। वो जो एग्रीकोला मेडल है किसके द्वारा दिया जाता है? आपके FAO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 22 मई, ठीक है, 22 मई, बी आपका 5th of June, 5 जून को, सी आपका 20th मई, 20 मई को,
डी है आपका 21 में, 21 मई को, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 5 जून ही अलग है, तो खैर 5 जून तो आपका एनवायरमेंटल डे हो गया, ठीक है राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 मई को हमने देखा था कि बायोलॉजिकल वो बायोडाइवर्सिटी वाला होता है, ठीक है राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका सही ऑप्शन है इसके अंदर वो कब है, जो वर्ल्ड बी डे है कब ऑब्जर्व किया जाता है आपके 20 मई को, ठीक है राइट ना, ऑप्शन सी इसके अंदर सही आंसर होगा, ठीक है राइट। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 20 मई टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स फॉर फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम, ठीक है राइट ना। विश्व मधुमक्खी दिवस मैंने देखा था अभी, मतलब अभी जैसे मतलब गर्मी की वजह से या काफ़ी चीज़ें ठंड वगैरह होती है ना, मतलब मधुमक्खियाँ बेचारी ऐसे पड़ी रहती है नीचे, तो मैं तो खैर उठा के एक साइड कर देता हूँ, ओके राइट। मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फूड चेन के अंदर, मतलब हमारे इकोसिस्टम के अंदर वो ना, एनवायरनमेंट में, मतलब क्या लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता आजकल, लोगों को इंसान होने पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा, खैर वो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स फूड क्रॉप्स डिपेंड एट लीस्ट पार्टली ऑन पॉलिनेटर्स। दुनिया की खाद्य फसलों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कम से कम आंशिक रूप से परागण को पर निर्भर करता है, ठीक है राइट ना। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं कि मतलब जब पॉलन होता है ना, पराग, ठीक है, जैसे मतलब जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का जिसको आप एंथर कहते हैं, ठीक है राइट ना, वहाँ से वो ट्रांसफर करता है किस में, जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है राइट ना। तो ये पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलन को एक फ्लावर से क्या होता है दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं, ठीक है राइट ना। ठीक। तो यही आपसे पूछता है कि मतलब कितने जो खाद्य फसलें मतलब कम से कम आंशिक रूप से इन पर डिपेंड करती है। तो आपका ऑप्शन हो गया ए 25% यानी 25%, बी है आपका 50% यानी 50%, सी आपका 75% यानी 75%, और डी आपका 100% यानी 100%। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 75%। तो बी इज अमंग वन ऑफ देम, ठीक है राइट। तो मतलब मधुमक्खी भी उनके अंदर आती है चीज़। तो अराउंड जो 75% जो ग्लोबल फूड क्रॉप्स है दे डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन पॉलिनेटर्स फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है हमारा इन चीज इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है राइट ना। ये हमारी क्यूट सी बी, ठीक है, वर्ल्ड बी डे ये ऑब्जर्व किया था आपका 20 मई को, ठीक है राइट। और इसको किसने ज़्यादा डिक्लेयर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जो इसको प्रपोज किया था, जो एक कंट्री है स्लोवेनिया है ना, उसने इसको प्रपोज किया था, ठीक है राइट ओके, मतलब ये वर्ल्ड बी डे मनाया जाए। और इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी आपकी बी टुगेदर फॉर फॉर पीपल एंड द प्लानट, ठीक है खैर थीम तो काफ़ी अच्छी है। तो उसकी जो बर्थ एनिवर्सरी है कमेमोरेट की जाती है, जो एंटोन यान्सा है, ठीक है राइट ना, इनकी याद में, मतलब ये भी स्लोवेनिया के हैं, ओके राइट। तो तभी इन्होंने प्रपोज किया था यहाँ पे। तो ये भी एक एपियरिस्ट थे, मतलब एपियरिस्ट मतलब आप बोल सकते हैं जो बी कीपर होते हैं, ठीक है राइट ना। आप उनको दुनिया का सबसे पहला बी कीपर टीचर बोल सकते हैं एंटोनियंसा को, ठीक है राइट ना। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वर्ल्ड बी डे को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। 75% जो फूड क्रॉप्स हैं दे डिपेंड एटलीस्ट पार्टली ऑन पॉलिनेटर्स। 90% ऑफ वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स रिलाई ऑन पॉलिनेटर्स, ठीक है राइट। तो मेजर थ्रेट्स हैं इनके लिए वो क्या है, आपका हैबिटेट लॉस, वो हम लोग कर ही रहे हैं इन लोगों के लिए, पेस्टिसाइड्स हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजीज हो गई, इन्वेसिव स्पीसीज हो गया, फिर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंटली proposed extension of India Semiconductor Mission 2.0 is aimed at increasing its tenure from। हाल में ही प्रस्तावित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के विस्तार का उद्देश्य इसके कार्यकाल को बढ़ाना है। तो कितना है, मतलब कितना एक्सटेंड किया गया है वो आपने वो बताना है। तो ऑप्शन ए आपका 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स, 3 साल से 5 साल तक। बी आपका 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स, 5 साल से 12 साल तक। सी आपका 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स, 10 साल से 15 साल तक। और डी आपका 12 ईयर्स टू 20 ईयर्स, 12 साल से 20 साल तक। तो जिसका ऑप्शन है वो क्या आपका 5 साल से 12 साल तक, ठीक है राइट ना। मतलब इसका जो टेन्योर है बढ़ा दिया गया है कि जनरली क्या होता है कि मतलब ऐसे जो भी मिशन होते हैं खासकर, ठीक है राइट ना, तो जिनका जो टाइम पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता था, जैसे शॉर्ट टर्म में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि मतलब इसका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है 5 साल से 12 वर्ष तक के लिए, ठीक है राइट ओके। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो खैर यहाँ पे सी मिसिंग है, ठीक। तो इसको कब अनाउंस किया था, यूनियन बजट 2026-27 में, ठीक है राइट, 1000 CR। तो चाहे आपका रिसर्च है, ट्रेनिंग है, या डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, इसको स्ट्रेंथन करनी, ओके। और माना जा रहा है कि जैसे अभी मतलब 2030 तक जो सेमीकंडक्टर मार्केट है, इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट स्पेशली, उसका जो साइज है कितना हो जाएगा आपका 100 to 110 बिलियन US डॉलर, राइट ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोज आइस शेल्फ रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायल कम्युनिटीज लोकेटेड इन, रोज आइस शेल्फ जो हाल में ही माइक्रोबायल समुदायों की खोज के कारण चर्चा में रहा है, कहाँ स्थित है? ओके, तो आपके ऑप्शन ए आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, बी है आपका ग्रीनलैंड, सी है आपका अंटार्कटिका और डी है आपका आइसलैंड। जो रोज आइस शेल्फ है, ठीक है राइट ना, ये मतलब है ये कहाँ पे? ये अंटार्कटिका के अंदर है, ठीक है राइट। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। तो ये कहाँ पे है? ये लार्जेस्ट आइस शेल्फ है आपका अंटार्कटिका का, ठीक है राइट। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इट्स द लार्जेस्ट आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। ओके, तो यहाँ पे माइक्रोबायल कम्युनिटीज को मतलब डिस्कवर किया गया है राइट अंडर सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोब्स फाउंड बीनीथ द रोज आइस शेल्फ सर्वाइव प्राइमरली थ्रू, रोज आइस शेल्फ के नीचे पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से किसके माध्यम से जीवित रहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बी है आपका कीमोसिंथेसिस, रसायन संश्लेषण, सी आपका रेस्पिरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का श्वसन, डी आपका फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का किण्वन, फर्मेंटेशन जिसको आप कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, कैसे सर्वाइव करते हैं? थ्रू कीमोसिंथेसिस, ठीक है राइट ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं, कीमोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है राइट। जनरली क्या होता है कि मतलब जो आइस सेल्फ होती है वो इतनी थिक होती है कि जो सनलाइट है इसको ना पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ओके, जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो अब ये अपना जो एनर्जी सोर्स है, मतलब फूड कैसे बनाएंगे, ठीक है राइट ना, एनर्जी कहाँ से मिलेगी इनको? तो कीमोसिंथेसिस होता है। तो इसको मतलब आप मान सकते हैं कि मतलब इसमें जो सनलाइट की बजाय क्या करते हैं कि जैसे आपके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट या सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, इनकी एनर्जी से मतलब क्या होता है कि वो अपना खाना, मतलब इन कंपाउंड्स के थ्रू वो अपने खाने को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है राइट ना। बट कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो जो अंडर वाटर मतलब जो सी लेवल पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, मीथेन या अमोनिया आयरन कंपाउंड्स होते हैं, इसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, ओके राइट। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस रादर देन सनलाइट। ओके, तो मतलब सनलाइट की बजाय आपने क्या किया? केमिकल रिएक्शन से जो आपका एनर्जी रिलीज होगी उससे अपना खाना बनाना। तो आप देख सकते हैं जैसे सी फ्लोर है, ठीक है राइट ना, हाइड्रोथर्मल वेंट है, तो यहाँ से आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड आ रही है, ठीक है राइट ना, H2S हो गई आपकी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन ये वाटर हो गया, ओके, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। उन्होंने क्या किया? अपना एक ग्लूकोज यहाँ पे बना लिया, ठीक है राइट, और आपका जो यहाँ पे क्या बन गया? सल्फर कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है राइट ना, आपका H2SO4। ओके, तो इसको बोलते हैं आप कीमोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट का यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट सेल गैस और बैक्टीरिया हो गए। कीमोसिंथेसिस में क्या होते हैं? ये दे यूज़ केमिकल एनर्जी। कौन कौन से हो गए आपके? सब बैक्टीरिया है, आर्किया। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे जनरली क्या होती है कि ऑक्सीजन डज नॉट, दे यूजली डजंट प्रोड्यूस, दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस कब होता है? आप जब आपकी सनलाइट इज अवेलेबल, और जो कीमोसिंथेसिस है इट कैन अकर इन कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है राइट ना, पूरे अंधेरे में भी ये चीज़ हो सकती है। तो इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस वर्सेस कीमोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस्ड एट विच लोकेशन इन इंडिया? प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास भारत में किस स्थान पर शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ये तेजपुर असम, ठीक है, बी है आपका अमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय, सी है आपका दीमापुर नागालैंड और डी आपका तवांग अरुणाचल प्रदेश। जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, अमरोई मिलिट्री स्टेशन। यहाँ पे जो आपकी प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है राइट। और ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसको इंडियन आर्मी ने होस्ट किया, 2 वीक की होगी। और जनरली जो इसका रहेगा वो होगा आपके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी माउंटेनियस एंड जंगल टेरेन, ठीक है। 2 हफ्ते तक चलने वाला यह अभ्यास अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। तो ये आपकी प्रगति 2026, ठीक है राइट, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। प्रगति है इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है राइट, प्रगति। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, श्रीलंका, सचलेज, फिलीपींस, नेपाल और म्यांमार, ठीक है राइट। टोटल कितनी आपकी? 6 12, इंडिया को मिला के 13। Which country has invited? Next question, question number 48. Which country has invited India to participate in the 52nd G7 summit in 2026? किस देश ने भारत को 2026 में होने वाले 52वें
G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 52, ठीक है, राइट ना, 52 में। तो आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी आपका जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है आपका इटली। तो G7 समिट इस बार कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है, ठीक है, राइट ना। ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, ठीक है, राइट ना। 52nd ये आपका G7 फ्रांस एवियन 2026। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको इनवाइट किया कि G7 समिट को वो अटेंड करें, ठीक है, राइट ना। जिसको होस्ट कौन करेगा? आपका फ्रांस, ठीक है, राइट। तो G7 आपके ग्रुप ऑफ 7 जो एडवांस इकोनॉमीज आप बोल सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो खैर इसका काफ़ी वो होता है कि मतलब इंडिया भी जो इकोनॉमी है बाई साइज वो अभी छठे नंबर पे है, 5 पे आ गई थी, बट आपने देखा कि जापान ने इसको सरपास कर दिया था, ठीक है, राइट ना। जो मनी थोड़ा हमारा जो रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ था उसकी वजह से जापान आगे चले गए, बट मतलब ज़्यादा आगे नहीं है। मतलब जापान से आगे फिर यूके हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब वो ना इंडिया कभी भी कर सकता है उनको, मतलब क्रॉस कर जाएगा वो। G7 में फिर इंडिया का नाम भी होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। द समिट इज हेल्ड इन द रिजॉर्ट टाउन ऑफ एवियन लेस बेंस, ठीक है, राइट ना। इसको इस शिखर सम्मेलन को एवियन लेस बेंस के रिजॉर्ट शहर में आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी फोकस एरिया स्लेटेड फॉर डिस्कशन एट द 52nd G7 समिट? 52वें G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए मुख्य विषय कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन ए ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इम्बैलेंसेस, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और असंतुलन, बी आपका क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा, सी आपका जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डी आपका ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी होगा। ये जो तीनों ही टॉपिक दे रखे हैं ऊपर, इनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशंस होगा, ठीक है, राइट, ओके। चाहे वो आपके क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है या आपकी जियो पोलिटिकल फ्रिक्शंस हो, जैसे वेस्ट एशिया वॉर था, रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह हो गया, ओके, राइट। और डेवलपिंग पॉलिसी रिगार्डिंग एमर्जिंग एमर्जिंग टेक लाइक एआई, तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्यूटोरियल, क्वेश्चन नंबर 50, ये आपसे पूछता है which international body is permanently involved in all G7 works and represented jointly at the summit despite not being one of the 7 member nations? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन G7 के सभी कामों में स्थायी रूप से शामिल रहता है और 7 सदस्य देशों में एक न होने के बावजूद शिखर सम्मेलनों में संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है? तो आपके ऑप्शन ए द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, बी आपका द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, सी आपका नाटो, ठीक है, राइट, और डी आपका था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो इसके अंदर सही ऑप्शन है वो कौन सा? आपको ऑप्शन बी, ठीक है, राइट ना। ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा, यूरोपीय संघ। ये मतलब इसका मेंबर नहीं है, बट ये तब भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, राइट ना, ओके। तो फुली इन्वॉल्व है G7 के अंदर सिंस 1977, राइट। और इसको इट रिप्रेजेंटेड ज्वाइंटली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, राइट। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा आपका? वो यूरोपियन यूनियन, नॉन इनिमिरेटेड पार्टिसिपेंट, ओके। तो दिस इज़ फॉर द डे गाइस। आई होप ये जो 50 MCQs हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, राइट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको इससे फ़ायदा पहुँचे। आपके जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं या डाउट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, राइट। हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसको इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ दून जी के वैली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।